Yeah, hi. Thank you for Avigna Solution team for invite me for this particular session on in year in compliance for NBFCs. मतलब अब साल खत्म हो गया है 25-26। अब नए साल में अप्रैल के मंथ में एक एनबीएफसी को, चाहे वो बेस लेयर हो, मिडिल लेयर हो या इवन अपर लेयर हो, उसको क्या कुछ कंप्लायंसेस करने चाहिए, क्या कुछ कंप्लायंसेस जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर द आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस, एज पर आरबीआई सुपरवाइजरी टीम, ऑफ साइट इंस्पेक्शन, ऑन साइट इंस्पेक्शन, इस आज के छोटे से वीडियो में वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम थोड़ा सा उस पर क्लियरिटी दे सकें। अगेन, किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेंसीज की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज बी सेइंग कि अभिज्ञ सोल्यूशन टीम वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टीम, जिससे आप अपने एनबीएफसी से रिलेटेड कंप्लायंसेस या उसके डे टू डे वर्किंग में आप कॉर्पोरेट आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द compliances, which are the compliances are mandatory, here are the few things. Let me tell you one by one. Non acceptance of public deposit मीन्स आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है, अगर मैं बात करूं 26-27 की, आपकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, कि आप पिछले साल में 25-26 में आपने कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लिया है और न ही आप अगले वाले इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी डिपॉजिट लेंगे। दूसरा है रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो। आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन थी, चाहे वो लोन्स हुआ या आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका क्या परफॉर्मेंस था, उसका भी एक बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। मीन आरबीआई का कहना ये है कि जो कंपनी की वर्किंग है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिंग करे, रिव्यू करे, और अगर उसमें उनको कुछ फाइंडिंग लगती है तो उसका अप्रोप्रिएट एक्शंस जो है वो लिया जाए और मैनेजमेंट टीम को वो गाइड करे कि आपको कैसे क्या करना है। तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन जो है कस्टमर कंप्लेन। आपकी ईयर एंड हो चुका है, आपकी पूरे साल में इवन पूरे क्वार्टर में कितनी कंप्लेन आई, उसका कितने समय में आपने उसको जवाब दिया, उसका क्लोज हुआ, क्या कोई कंप्लेन पेंडिंग रही थी, उस कंप्लेन का एक कैटेगरी क्या है कि सपोज एसओएस मांग रहा था कस्टमर, कोई का आपके एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा था, कैटेगरी में बकेट वाइज आपको बताना है, और उसकी एजिंग और कुछ पेंडिंग है तो वो चीज़ें आपको उसमें बतानी है। चौथा जो है वो है डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। ये अंडर द कंपनीज एक्ट आता है और आरबीआई भी इसको बहुत पूछता है। जो भी आपके डायरेक्टर हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कभी कभी लोगों को लगता है मैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, क्या मुझे ये डिक्लेरेशन देना चाहिए? यस, आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन देना है। जो भी आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप प्रेजेंट रहते हैं उसमें आपको अपना ये डिक्लेरेशन देना है, जो कि एनुअल बेसिस पे है। पांचवा पॉइंट है एनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिसीज। जितनी भी आपकी पॉलिसीज है उसको आपको एनुअली रिव्यू करना है। अब रिव्यू का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा पूरा पढ़ लूं। अगर आपकी पॉलिसी, सपोज कोई पॉलिसीज आपकी है जो दिसंबर 25 में रिव्यू हुई है, ठीक है, तो क्या वो आप उसको वापस से रिव्यू करना? यस, आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में लिस्ट डाउन आपकी सारी पॉलिसीज करनी है, ये मेरी कंपनी की सारी पॉलिसीज है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड टेक नोट ऑफ द सेम। अगर किसी में कुछ एनुअल है, कोई किसी में कोई चेंजेस है, किसी में कोई आपको कुछ करेक्शन कराना, तो आप उसको लिए। वरना आरबीआई का पहला है कि एक बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए या कोई कमिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथॉराइज की है उसके द्वारा आपका एनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए। एनुअल रिव्यू ऑफ फ्रॉड। जो भी कंपनी से रिलेटेड आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हुआ, चाहे वो किसी और तरह के कोई भी प्रोडक्ट का लोन हो, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई भी फ्रॉड है, अगर आप कंपनी ने कुछ फ्रॉड को डिक्लेरेशन किया है कि ये मेरे पर्टिकुलर फ्रॉड है, तो आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। एफएमआर 1, 2, 3 का क्या स्टेटस है। केवल आरबीआई में फाइल करना ही नहीं, आपको बोर्ड मीटिंग में भी बताने की जरूरत है कि उस पर्टिकुलर फ्रॉड का क्या स्टेटस है। और अगर कोई फ्रॉड नहीं भी है, ऐसा नहीं कि अगर फ्रॉड नहीं है तो हमें कुछ करना नहीं, रिपोर्टिंग तो नील है, लेकिन आपको डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये नोट करना पड़ेगा देयर इज नो फ्रॉड। और ये पर्टिकुलर चीज सारे एनबीएफसी को अप्लीकेबल होती है। फ्रॉड नहीं है फिर भी आपको नोटिंग करनी है,
फाइलिंग नहीं करनी है, बट नोटिंग इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट इज दिस, नोटिंग अ बिजनेस प्लान। आपका लास्ट ईयर का क्या प्लान था, आप कितने बिजनेस करने वाले थे, कितना हुआ, उसके क्या कुछ चैलेंजेस थे, उसकी नोटिंग, और आने वाले साल में आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आरबीआई अगर आपको कोई एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है तो आप चाहते हैं कि आप बिजनेस एक्टिविटी करें, न कि आप लाइसेंस लेके रखे रहे। आपको पता होगा पिछले 2 या 3 साल में आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी को, जो हम कहें सेल एनबीएफसी या डमी एनबीएफसी, उनके लाइसेंस कैंसिल किए क्योंकि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे थे। तो आपको अपना बिजनेस प्लान, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप उसको पहली बोर्ड मीटिंग में आप रिकॉर्ड करिए और उसके आगने वाले समय में मैनेजमेंट उस पर टाइमली एक्शन ले सके। नेक्स्ट है टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। आप जो भी रिटर्न फाइल करना उसको आप टाइम पे फाइल करिए। बहुत सारे रिटर्न की ड्यू डेट होती है 15, विद इन द 15 डेज आप इंड ऑफ द मंथ, विद इन द 15 डेज आप इंड ऑफ द क्वार्टर, 21 विद इन द इंड ऑफ द क्वार्टर्स, या फिर विद इन 5 डेज आप साइनिंग अ बैलेंस शीट। जो भी रिटर्न्स हैं आप उसको टाइमली मैनर फाइल करिए, अदरवाइज वो एक एक्शन पॉइंट होता है आपकी कंपनी के अगेंस्ट बाय द आरबीआई। रिस्क कैटेगराइजेशन अगला पॉइंट है। अंडर द केवाईसी नॉर्म आपके जो भी कस्टमर हैं, अगर आपने उनको लोन दिया है या इवन आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मैंने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, क्या मुझे रिस्क कैटेगराइजेशन करना चाहिए? यस। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब जाए, हो सकता है सामने वाली कंपनी कुछ फ्रॉड हो गया या उसका मर्जर हो रहा है, मर्जर नहीं मैं बोलूँ वो सेल कंपनी है वो स्ट्राइक ऑफ के चली गई या कुछ और इश्यूज हैं, तो आपका क्या कैटेगरी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया सामने वाले क्या रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है। और यहीं पे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मैं रिस्क कैटेगराइजेशन कर दिया तो क्या मुझे 2 साल में, अगर मैं हाई कर दिया तो क्या मुझे 2 साल में केवाईसी करनी पड़ेगी, मीडियम कर दिया तो 8। देखिए रिस्क कैटेगराइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिव्यू और वो एक अलग है, रिस्क कैटेगराइजेशन फॉर पर्पज ऑफ केवाईसी बहुत अलग है। केवाईसी का आपको जो रिस्क कैटेगराइजेशन आप करते हो कस्टमर ऑनबोर्डिंग पे और 6-6 महीने पे जो आप रिव्यू करते हो ये अलग। ये जो रिस्क कैटेगराइजेशन आपका जो लोन से इन्वेस्टमेंट इज काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग कि कुछ होने वाला, उससे पहले ही आप रिस्क कैटेगराइजेशन के बेस पे जो मेरा हाई रिस्क होगा उसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो मीडियम रिस्क होगा उसको थोड़ा कम ध्यान दूंगा, लो रिस्क पे मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका भी एक बोर्ड रेजोल्यूशन आपको रखना है। नोटिंग ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी आरबीआई की डिफाइंड फेयर प्रैक्टिस कोड है हमारे स्केल बेस्ड रेगुलेशन में, या अभी जो नवंबर 28 2025 को जो कंसोलिडेशन ऑफ मास्टर डायरेक्शन नोटिफिकेशन सर्कुलर हुआ है और एक्टिविटी बेस कर दिया है, उसमें जिस जिस मास्टर डायरेक्शन में कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस है, कस्टमर डिस्क्लोजर प्रोसेस है, कस्टमर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस है, उसकी एक डिटेल नोटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या, क्योंकि देखिए आरबीआई हमेशा ये चाहता है कि कोई भी कंपनी की आप एक्टिविटी कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो इसको रिव्यू करेंगे, जो लायबल होंगे टुवर्ड द आरबीआई। आरबीआई आगे सबसे पहले जो पूछेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूछेगा कि आपने फेयर प्रैक्टिस कोड का नोटिंग किया, फेयर प्रैक्टिस कोड वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है कि नहीं, उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अगर आपकी ब्रांचेस है तो ब्रांचेस में है कि नहीं, अगर आपका वेबसाइट है वेबसाइट पे है कि नहीं। इसके लिए ये सारी चीजें की नोटिंग बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मिनट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लायंस टेस्टिंग। ये आज के टाइम पे काफी स्ट्रांग है, ये बेस लेयर एनबीएफसी को अप्लीकेबल नहीं होता है, मिडिल लेयर अपर लेयर एनबीएफसी को अप्लीकेबल होता है। तो कंप्लायंस टेस्टिंग में जो कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट है, क्या कंपनी ने एडहेरेंस किया है, उसकी डिटेल रिपोर्ट ऑडिट कमेटी में और बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होता है। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट अगेन जिस भी मिडिल लेयर एनबीएफसीज हैं या अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनको साल में एक बार पूरे जो भी अप्लीकेबल रूल्स थे आपकी एनबीएफसीज को, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी एनबीएफसीज को अप्लीकेबल थे, गाइडलाइन अप्लीकेबल थी, एक्टिविटी बेस कि मैं गोल्ड लोन करता हूं, मैं व्हीकल फाइनेंस करता हूं, या मैं कॉर्पोरेट लैंडिंग करता हूं, सेकेंड हैंड व्हीकल लोन करता हूं, पर्सनल लोन करता हूं, लेस प्रोडक्ट किसी भी तरह का लोन अगेंस्ट एफडी देता हूं, लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसीज देता हूं, लैब करता हूं, जो भी आप करते हो उस पर जो जो नॉर्म्स है उसको आपने प्रॉपर फॉलो किया, नहीं फॉलो किया उसका रिस्क कैटेगराइजेशन क्या था और उसको मिटिगेशन करने का आपका क्या प्लान है, ये आपको ऑडिट कमेटी में बोर्ड मीटिंग में आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा बोरोइंग पावर लिमिट।
ये अंडर कंपनीज एक्ट भी है। और अगर आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम के उनके वर्किंग को या उनके चीज़ों को हम समझे तो ये बोलता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई बोरिंग पावर आपको सेट करनी चाहिए। अगर आपने कोई बोरिंग पावर सेट किया, सपोज इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में 100 करोड़ या 200 करोड़ करूंगा, तो आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बोलना चाहिए कि लास्ट टाइम मेरा जो बफर था, मैंने जो भी अप्रूवल लिया था बोर्ड मीटिंग में, या कभी कभी अगर कंपनी एक्ट में शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ रही है, उसको दोबारा नोटिंग करिए। क्योंकि साल का पहला बोर्ड मीटिंग आपको पूरे साल का टोन फिक्स करता है। आरबीआई जब भी इंस्पेक्शंस के लिए आती है, वो 1 साल के इंस्पेक्शन, 2 साल के इंस्पेक्शन, या आपका फर्स्ट टाइम अगर आप 100 करोड़ से कम की एनबीएफसीज हैं, या जिस तरह से भी कोई और प्रॉब्लम अगर आरबीआई आगे पड़ती है, तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, ये अगर आप टेक केयर करते हो तो 90% आपके इंस्पेक्शन के पॉइंट जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे बिना किसी इश्यूज के। ये सबसे हाई पॉइंट्स हैं जो आरबीआई हर एक एनबीएफसी को पूछता है, और ये एक्सपीरियंस पैन इंडिया की कंसल्टेंसी करने के बाद आया है कि इतने पॉइंट आपको आरबीआई पूछता है। नेक्स्ट है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग में कोई जजमेंट, कोई एक्शन पॉइंट लिया जाता है, कुछ अप्रूवल किया जाता है, क्या मैनेजमेंट टीम ने उसको फॉलो किया कि नहीं किया। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपके बताइए कि भाई ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। मैं तो कहता हूं कि ये हर एक कंपनी को, एनबीएफसीज नहीं, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी भी है तो भी आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट आपकी बोर्ड मीटिंग का, आपकी कमेटी मीटिंग का, इस एक्शन टेकन रिपोर्ट की, सपोज आज जो है, आज 5 अप्रैल है, आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो आज की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर कोई एक्शन पॉइंट बताया है, कोई डिटेल मांगी है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी आप कर रहे हो तो सबसे पहला एजेंडा आपका होना चाहिए एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ द लास्ट बोर्ड मीटिंग, ताकि डायरेक्टर भी, इवन डायरेक्टर भी सेफ रहे कि मैंने अगर कुछ बोला है मैनेजमेंट को कि ये चीज मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, तो वो अगली बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हो रहा है, नहीं प्रेजेंट हो रहा है, वो भी सेफ रहेंगे। इवन अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट आपकी ड्यूटीज को, आपकी लाइबिलिटीज को वो बहुत ही इंटेक्ट करेगा, सेव करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, अगर आपकी कंपनी को ये पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी गवर्नेंस एश्योरेंस अप्लीकेबल है, इवन ए मिडिल लेयर और बेस लेयर के लिए अप्लीकेबल है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कराना बहुत जरूरी है थ्रू सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर के थ्रू। जो सीसा सर्टिफाइड होते हैं वो आपका ऑडिट करके देंगे कहाँ इश्यूज है, कहाँ नहीं है, आपको क्या आईटी रिलेटेड, क्योंकि आज सारी कंपनियां फिनटेक बनती जा रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो बेस लेयर में हूँ लेकिन मेरी एक्टिविटी बहुत टूवर्ड द फिनटेक है, मैं ट्रेडिशनल एनबीएफसी नहीं, मेरा ज़्यादा फोकस फिनटेक है, तो क्या आपको करना चाहिए? यस, करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी को जो रिस्क है वो आईटी से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप पूरा डिजिटल, सपोज मेरा कोई ऐप है, मेरा कोई वेबसाइट है, मैं भले से बेस लेयर में हूँ, मुझे ये मास्टर डायरेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मेरी एक्टिविटी के बेस के हिसाब से आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम आपको ये पूछ सकते हैं। सिमिलर वे में इवन आईटी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, दोनों सेम अलग अलग है। ये आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की पूरा ऑडिट करके बताता है क्या सही है क्या गलत है, और ये आपके टेस्ट करता है कि अगर कोई आईटी अटैक होता है, डेटा ब्रीच हो रहा है, साइबर सिक्योरिटीज होती हैं, उसके लिए आपका सिस्टम कैपेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू सेम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आपके देखिए डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कभी कभी अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं, अलग नॉलेज होता है, बट साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक जिस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सारे कंपनीज अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, को शेयरिंग पेसेस लेते ताकि उनका कॉस्ट कम रहे, या हम बहुत सारे ऐसे और दूसरे वेंडर के ऐप यूज करते हैं, और सारे वेंडर की वेबसाइट एपीआईज यूज करते हैं, वो हमारा साइबर सिक्योरिटी साइबर प्रॉपर है या नहीं है, उसका चेकिंग आपको कराना जरूरी है। आपको इवन आप हाफ ईयरली बेसिस एक अथॉराइज पर्सन, अगर आपकी कंपनी में सीसो है, अगर आपकी कंपनी में सीटीओ सीआईओ जो भी आईटी देखता है, अगर वो प्रेजेंट करे तो ठीक, अदरवाइज आप बाहर से वेंडर से आप एक प्रेजेंटेशन ईयर में एक बार, अगर आपकी छोटी एनबीएफसीज है, बड़ी एनबीएफसीज है तो आप हाफ ईयरली, और इस तरह से आप उसको कर सकते हो, ताकि ये आपको कल को ये सारे पॉइंट का मेटर क्या है, कल को अगर एनबीएफसी का इंस्पेक्शन होता है, आप ये आरबीआई को दिखा सकते हो कि सर देखिए हम ये सारे स्टेप लेते हैं। देखिए उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आरबीआई आपसे पूछ सकता है,
लेकिन अगर आप ये सारे टेक केयर करोगे तो आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आरबीआई आपके ऊपर कोई पीनल एक्शंस, कोई शो कॉज नोटिस, कोई इस तरह का दूसरा चीज नहीं करेगा। रिव्यू ऑफ आउटसोर्सिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी एनबीएफसी को, चाहे वो बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है। आपने जो जो एक्टिविटी बाहर से ले रहे हो या जो एक्टिविटी आप कर सकते बट आपने उसको आउटसोर्स कर दिया है, उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि वो जो एक्टिविटी किया है आपने, जो आउटसोर्स किया है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। सामने वाला वेंडर वो प्रॉपर का ऐसा तो नहीं वो आपका ब्रांड नेम या आरबीआई का नाम यूज करके किसी कस्टमर को फ्रॉड कर रहा है या कोई और डेटा ब्रीच हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर का डेटा, आपका ब्रांड नेम, आरबीआई का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपने आउटसोर्स वेंडर हैं आपको उनका ऑडिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से सिक्योर रहो। देखिए कोई वेंडर होगा वो कुछ फ्रॉड या कुछ गलत करेगा ही, बट एज ए एनबीएफसी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको, हमने लाइसेंस आपको दिया है, आरबीआई पूछा कि लाइसेंस आपको दिया है, बट आपने ये वेंडर को आपने आउटसोर्स किया है ना, उसको देखो कौन है, उसका केवाईसी चेक करिए, उसका फाइनेंशियल चेक करिए, उसकी कंडक्ट कैसी है, उसका बिजनेस में नाम कैसा है, रेपुटेशन कैसे है, फिर उसके बाद आप उस एक्टिविटी, और ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 साल 4 साल या पहली बार जब मैंने ऑनबोर्ड कर रहा था मैंने कर लिया। आपको एनुअल बेसिस पे या एज पर द रिस्क प्रोफाइल की मेरा कौन सा वेंडर ज्यादा, जैसे रिकवरी एजेंट है तो आपको 6-6 महीने पे करने चाहिए। या ऐसा तो नहीं कि मैंने एक वेंडर को दिया है कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी और को भी पास ऑन कर रहा है, सब लेंडर कर रहा है, सब वेंडर को दे रहा है। वो सारी चीजें भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आनी चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट मेजर पॉइंट, अगर मैं कहूं कि एक कंपनी जो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी का मेरा मतलब कि जिसका असेट साइज, यहाँ पे असेट साइज पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मेरा लोन बुक मेरा असेट है या मेरा बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल जो बोलते हैं रिजर्व एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, या फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट अगर बैलेंस शीट साइज का है उसका टोटल इज असेट साइज। एक साइड के बैलेंस शीट का टोटल इज योर टोटल एसेट है व्हाट आरबीआई मेंशन इन देयर आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस, राइट। सो अगर मैं कहूं कि एक छोटी एनबीएफसी को जिसका 50 करोड़ का ही एसेट साइज है या 100 करोड़ है या 150 करोड़, बहुत बड़ी नहीं है या इवन बड़ी भी, तो उसको मेजर क्या पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अराउंड 60 to 70% वो कंप्लायंस को कैरी आउट कर सके। उसमें सबसे पहला है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। आपको जितने भी रिटर्न्स आते हैं, आपको जितने भी रिटर्न्स अप्लीकेबल होते हैं, आप उसको टाइम पे फॉलो करिए। और अगर सपोज उस दिन तक आपकी छोटी कंपनी है, जैसे हमने कहा सपोज डीएनबीएस 2, उसकी ड्यू डेट होती 21 तारीख, अगर आपके 21 तक बैलेंस शीट रेडी नहीं हो पाती कोई बात नहीं, आप प्रोविजनल फाइल कर सकते हो। आप एक बार प्रोविजनल फाइल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फाइनल जो होता है वो 1 महीने के बाद हुआ, उसमें मुझे बहुत वेरिएंस दिख रहा है, आप दोबारा फाइल कर सकते हैं, बट लिंक का डेट वही ली जाएगी जो आपने फर्स्ट हाफ फाइल किया। आप नॉन कंप्लायंस से बच जाओगे। आप ये आरबीआई ये नहीं कहता कि आप मेरे को 2 महीने बाद दो बट एक्यूरेट, आप मुझे विद इन टाइमलाइन दो ताकि मुझे एक मोटा मोटी एक पिक्चर समझ में आ जाए कि आपकी एनबीएफसी में क्या हो रहा है। अब इसका तो मतलब ये नहीं ना कि मैं पूरा का गलत ही अपलोड कर दूं, 50% ही रहा हूं। एटलीस्ट आप 70, 80, 90% एक्यूरेट दीजिए। देखिए मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट बनाने में 10-15% से ज़्यादा वेरिएंस आती है, बहुत रेयर ही कुछ वेरिएंस होता है, इससे ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता। तो आरबीआई भी इस चीज़ को मानती है, अगर आप विद इन द ड्यू डेट आप कोई डेटा सबमिट करते हो, प्रोविजनल सबमिट करते हो, अनएडिटेड सबमिट करते हो, अगर उसमें 10 से 15%, मैक्सिमम 15% भी वेरिएंस आता तो कोई इश्यूज नहीं है, बट आप टाइम पे फॉलो करिए। कभी कभी क्या होता है ईमेल सबमिशन, आरबीआई ने आपको ईमेल भेजा, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट जाती है जब इंस्पेक्शन होता है। ये सारी चीजों को आरबीआई ध्यान में रखती है और इंस्पेक्शन के टाइम पे देती है कि अगर आपको मैंने एनबीएफसी का लाइसेंस दिया तो आप ये सारे भी काम करिए। बिजनेस रोकने के लिए मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये सारी एक्टिविटी भी करिए। नेक्स्ट होता है बोर्ड और कमिटी मीटिंग में डिस्क्लोजर। जो भी चीज आरबीआई ने बोला है कि इसको बोर्ड अप्रूव होना चाहिए सब, अभी ये छोटी एनबीएफसी में बहुत थोड़ा सा कॉमन इश्यूज देखा जाए कि सपोज 2 ही लोग डायरेक्टर हैं, 2 ब्रदर हस्बैंड वाइफ, या 2 लोग ही डायरेक्टर हैं, तो अब वही लोग एक्टिविटी क्वेश्चन भी वही लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या मुझे बोर्ड मीटिंग करना है? हाँ, सी बोर्ड मीटिंग में एक पर्सन का जो प्रोफाइल है या जो उसका डेजिग्नेशन वो अलग हो जाता है, वो हमेशा कहा जाएगा बोर्ड में अप्रूव हुआ।
अगर आप दो ही डायरेक्टर हो, दोनों लोग कंपनी में एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो क्या उसके बाद भी बोर्ड मीटिंग करना चाहिए? यस, बोर्ड मीटिंग करने का एक स्टेट्यूटरी एक रिकॉर्ड डेटा है। आप आपस में क्या डिस्कशन करते हो, ईमेल पे क्या डिस्कशन करते हो, वो चीज़ अलग है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोजर करना, उसकी नोटिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले से आप दो ही डायरेक्टर हो, दो लोग, या आप इसको फैमिली ओन बिजनेस है या नॉर्मल कंपनी है, तो बोर्ड मीटिंग जो जो डिस्क्लोजर है, जितने डिस्क्लोजर मैंने अभी पीछे दिखाए, इसके अलावा भी जो भी डिस्क्लोजर करने हैं, उसकी करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि कल को आप कुछ भी होगा तो आप आरबीआई को बता सकते हो कि सर हमने इसके से हमने करके दिखाया है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर टू द कस्टमर्स। आप फेयर प्रैक्टिस कोड का कंप्लायंस अगर आप 70 to 85% करते हो, अगर आप छोटी एनबीएफसी हो, तो आरबीआई आपको नहीं पूछेगा। मैं तो कहता हूँ 100% करिए, लेकिन अगर 100% नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट जो उसमें सिंपल पॉइंट्स, बहुत सिंपल पॉइंट है कि आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में देना है, कस्टमर का डिस्क्लोजर। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आरबीआई में आती है, वो आती है कि भाई इन्होंने मुझे ये चार्जेस तो बोला नहीं, मुझे एसेट रिपोजिशन के बारे में बोला नहीं, गोल्ड ऑक्शन के बारे में बोला नहीं, मुझे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया था, मुझे उसके बारे में बोला नहीं। लैस के टाइम पे इन्होंने बोला 7 दिन में अगर आपका अकाउंट रेगुलर नहीं होगा तो मैं आपका म्यूचुअल फंड बेच दूंगा। ये सारी चीज़ें आप क्लियर लिख के दीजिए। आपको लोन एग्रीमेंट में ऐसा बनाना है, इवन एप्लीकेशन फॉर्म, सैंक्शन लेटर ऐसा बनाना है कि वो क्लियर डिस्क्लोजर हो। आपको आरबीआई हमेशा करता है कि आप वही चार्ज कस्टमर से ले सकते हो, आप वही पेनाल्टी आप कस्टमर पे इंपोज कर सकते हो जिसका डिस्क्लोजर आपने केएफएस में दिया है। केएफएस की फैक्ट स्टेटमेंट, इट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज पार्ट ऑफ योर सैंक्शन लेटर एंड इट इज पार्ट ऑफ योर लोन एग्रीमेंट। सो मतलब कई बार डिस्क्लोजर, हाँ उसके बाद भी कस्टमर कंप्लेन करता है तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस रहेगा ताकि आप उसको आरबीआई को प्रूव कर सको कि आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है। कंप्लायंस एक ऐसी चीज है कि आप इसको जितना सिंपल रखोगे उतने ही जल्दी और इजीली आप कंप्लाई कर पाओगे, और जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे तो फिर ये एक जलेबी की तरह कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। सिंपल पढ़िए, जो भी आरबीआई का डायरेक्शन लिखा है और उसका सिंपल मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। और आप ये सोचो करिए नहीं ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप उसके जाल में फंस जाओगे। इसके लिए जो भी आरबीआई का डायरेक्शन लिखा, क्लियर सिंपल वर्डिंग में आप उसको करने की कोशिश करिए। जैसे आप स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हर एक चीज अपने आप होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हैं, आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना है या कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अविंग कॉर्पोरेट सोल्यूशन टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। जैसा मुझे टीम ने बताया कि पर डे जो उनको है 20 से 25 ईमेल्स आते हैं जिसका ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कॉल होते हैं, ऑफकोर्स आप पता है कॉर्पोरेट एजेंसी, कॉर्पोरेट में है, कंसल्टेंसी बिजनेस में है, तो हर एक चीज़ का जवाब देना उतना लाजमी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोगों को उसका कदर नहीं होता। सो और दूसरे के टाइम की भी वैल्यू आपको करनी चाहिए। सो आप इसे देते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फॉर्म है। आप जिस हिसाब से कंसल्टेंसी चाहते हैं उस हिसाब से कंसल्टेंसी आपको यहाँ पे मिलेगा। आशा करते हैं कि आपका ये आज का जो भी वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशंस हैं आप प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे लिख दीजिए। अविंग सोल्यूशन टीम उसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।